हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां आपकी यूसीसी लागू हुई है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूसीसी क्या है, इसको लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दूसरा, हम जानेंगे कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसकी विशेषताएं क्या है, लोग इस पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं, इसके विपक्ष में लोगों का क्या कहना है। वहीं उत्तराखंड में कल से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। Uttarakhand has become the first in India to implement the Uniform Civil Code. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का बिल पेश होना। उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी यूसीसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर आपकी यूसीसी लागू करी है, और इसके साथ ही असम और गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला दी गई। इससे पहले अगर हम बात करें तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर यूसीसी आपकी 1867 से लागू थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तराखंड ही है। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा राज्य आपका कौन सा बनेगा। तो देखो, यूसीसी जो है, ऐसा नहीं है कि यूसीसी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अभी हाल ही में या 19वीं सदी में आपका ये कॉन्सेप्ट आया है। यूसीसी की चर्चा तब से हो रही है जब से भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि 1835 से ही लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, यानी कि बिना उनके धर्म, जाति, उनके लिंग से उस कानून पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके का धर्मनिरपेक्ष कानून बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूसीसी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यूसीसी क्या होती है। यूसीसी है आपका ऐसे कानूनों का एक समूह जो किसी भी देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा, फिर चाहे वो उनका धर्म कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, वो किसी भी नस्ल से हो, उनका लिंग कुछ भी हो, या वो किसी भी समुदाय से ही क्यों ना हो। ये जो आपके नागरिक कानून होते हैं, इसमें आता है आपका विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने तथा भरण पोषण से संबंधित जो व्यक्तिगत मामले हैं वो इस कानून के अंतर्गत आएंगे। अगर हम कानूनों की बात करें तो आपके जो कानून है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सिविल लॉ, दूसरे होते हैं आपके क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में तो आ गया आपका जैसे हत्या, डकैती, चोरी, रेप, मर्डर, ये जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, और पूरे भारत में सभी नागरिकों पर जो क्रिमिनल लॉ है वो एक समान है। लेकिन जो आपके सिविल लॉ है, ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, समुदाय, जनजातियों के आधार पर अलग अलग सिविल लॉ सब में लागू होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सिविल लॉ को एक बना दिया गया है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे तो ये लागू करने की जो डिमांड थी वो आपके नेशनल लेवल पे थी, यानी कि पूरे राष्ट्र में एक कानून होना चाहिए। लेकिन इसी और एक छोटा सा कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड ने क्या करा, यूसीसी को लागू कर दिया। अब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है, तो उन कानूनों के बारे में जानते हैं जो यूसीसी लागू होने से पहले उत्तराखंड में मान्य हुआ करते थे। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनका पालन विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग करते हैं। तो इसमें पहला लॉ है आपका हिंदू उत्तराधिकार अर्थ नियम या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये जो एक्ट है ये आपका केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर लागू होता है। दूसरा लॉ है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये आपका केवल मुसलमानों पर लागू होता है, यानी कि मुसलमानों के जो भी व्यक्तिगत मामले होंगे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। अगला है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। तो ये जो अधिनियम है आपका, ये हिंदू, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन सभी पे लागू होता है, केवल मुस्लिमों को छोड़कर। चौथा अधिनियम है आपका विशेष विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई आपकी इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसका पंजीकरण कैसे होगा और उसके पंजीकरण के क्या क्या प्रावधान है वो इस अधिनियम में आएंगे आपके। तो ये तो थे आपके कुछ ऐसे लॉ जो अलग अलग समुदाय के लोग उनका पालन किया करते थे। अब हम जानेंगे उन केसेस के बारे में, उन महत्वपूर्ण केसेस के बारे में जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिन्होंने यूसीसी लागू करने को और ज्यादा जोर दिया, कि ऐसा लगा कि हाँ, जब ऐसे केसेस हो रहे हैं तो एक ऐसा कानून बनना ही चाहिए जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो, क्योंकि अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून है जिसका फायदा बहुत बार लोग गलत तरीके से उठा लेते हैं। तो इसमें अगर हम पहले केस की बात करें
तो वो है आपका शाहबानो का केस 1985 में। इस केस में हुआ क्या था कि जो शाहबानो के हस्बैंड थे उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें डिवोर्स दे दिया था, और ऐसा करना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग गलत नहीं है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड ऐसा कर सकता है, वो चाहे जब उसकी मर्जी हो वो अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है। अब शाहबानो के थे 5 बच्चे, तो उन्होंने कोर्ट में ये गुहार लगाई कि उन्हें उनके और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो खर्चा है वो मिलना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, बहुत कंट्रोवर्शियल आपका ये केस रहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसके हस्बैंड को, यानी जो शाहबानो जी हैं उनके हस्बैंड को उनके भरण पोषण के लिए खर्चा देना ही पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, काफी कुछ उस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह इसमें हुई थी, तो ये केस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो केस है आपका वो है आपका सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस हुआ था आपका 1995 में। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस केस में हुआ क्या कि सरला मुदगल के जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और इस्लाम धर्म अपनाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उन्होंने ये तर्क दिया, जब सरला मुदगल जी कोर्ट में उन्होंने उनके खिलाफ याचिका दायर करी कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उस समय इनके हस्बैंड का ये तर्क था कि अब वो क्या कर चुके हैं, अब वो इस्लाम धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया है और इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह फैसला दिया कि अगर आप सिर्फ शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है और आपको अपनी पहली वाइफ से पहले हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी दूसरी शादी खारिज मानी जाएगी, यानी कि वो लीगल नहीं रहेगी और पनिशेबल हो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो केस था वो था आपका शायरा बानो केस। शायरा बानो केस आपका रिसेंट का ही केस है 2017 का। तो इसमें हुआ क्या कि शायरा बानो के हस्बैंड ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए तलाक 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 लिखकर तलाक ले लिया और उन्हें उनके ना बच्चों से मिलने दिया जा रहा था और ना उन्हें कोई हर्जा खर्चा भी दिया जा रहा था। तो शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई और इसमें भी ये फैसला आया कि इस प्रकार से जो तलाक दिया गया है वो तलाक बिल्कुल गलत है और इसे गैर कानूनी ठहराया गया। ठीक है। और इसी को आगे चलकर फिर क्या हुआ, अभी हाल ही में जो आपका 3 तलाक की जो प्रोसेस है उसे आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ एक विधि आयोग भी है 2018 का। विधि आयोग कहता है कि यूसीसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपके लॉज है, पर्सनल लॉज जो अभी तक चले आ रहे हैं उन्हीं में संशोधन करके भी काम चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। वैसे तो जो उत्तराखंड में आपका यूसीसी लागू हुआ है सारे फीचर्स आपके नॉर्मल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिबेट का मुद्दा अभी चल रहा है वो चल रहा है आपका लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी क्या डिबेटेबल इसमें पॉइंट आ चुका है कि लोग इतना डिबेट कर रहे हैं कि यूसीसी लागू करके आपने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया है, आप इसे बढ़ावा दे रहे हो, ये उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है। काफी सारे लोगों के अपनी अपनी राय है। कुछ का मानना है कि ठीक है, अच्छा लॉ है, इससे क्या होगा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है तो उसमें जो बच्चे रह रहे हैं वो जिम्मेदार बनेंगे, उसमें जो कपल्स हैं उनमें जिम्मेदारी आएगी। और जो हमें आए गए कई सारे केसेस ऐसे मिलते हैं कि जिसमें कई बार लिव इन में रहने वाले, साथ में रहने वाले कपल, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो एक दूसरे पर गलत आरोप लगा के, जैसे कि अगर महिलाएं हैं तो वो रेप वगैरह का आरोप लगा देती हैं और अगर पुरुष है तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं उनको, या अगर उनसे कोई संतान उत्पन्न हो जाए उन्हें ना अपना नाम देते हैं क्योंकि वो लीगल तो है नहीं। तो काफी सारे इसमें मिक्स आपके क्या है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो यूसीसी है वो किन किन पर लागू होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि यूसीसी आपका किस पर लागू नहीं होने वाला है। तो भाग 21 में जो आपकी संरक्षित जनजातियां हैं उन जनजातियों को छोड़कर यूसीसी उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर लागू होगा, फिर चाहे वो उत्तराखंड की बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हो या उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनमें कानून कौन सा लगेगा, यूसीसी ही लगेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यूसीसी में निवासी की क्या परिभाषा है, तो यूसीसी में यह कहा गया है कि उसको निवासी माना जाएगा यूसीसी के लिए जो उत्तराखंड में 1 साल से ज्यादा निवास कर रहा है, यानी 1 साल से अगर कोई व्यक्ति ज्यादा उत्तराखंड में रह रहा है तो वो इस यूसीसी के दायरे में आ जाएगा। ठीक है। इस यूसीसी के तहत जिनकी भी शादियां हो रही हैं, तो जिनकी भी शादियां होने वाली है वो ध्यान से सुन लो कि अपनी शादी होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इससे पहले आप अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अब आपको अपनी शादी होने के 60 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है,
रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं, केवल लिव इन में रह रहे हैं, तो लिव इन में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, लिव इन आपका पंजीकरण जो पोर्टल है उसमें वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका पंजीकरण करा सकता है, और ये आपका कराना अनिवार्य है। ठीक है। और जो लिव इन रिलेशनशिप से अगर किसी की कोई संतान पैदा होती है तो उस संतान की जिम्मेदारी उन दोनों माता पिता की होगी, उनको उस बच्चे को नाम भी देना होगा। तो ये सारे इसमें आपके क्या है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपके इसमें नए सारे कानून आए। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इसके जरिए जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो लिव इन रिलेशनशिप को क्या कर रही है, लीगलाइज कर रही है। और कुछ लोगों का मानना है कि अच्छी बात है, अगर आप साथ में रह रहे हो तो उसको आप क्या करो, पंजीकरण करा लो। आपको ऑनलाइन पंजीकरण कराना है, यानी कि आपको सिर्फ सूचना देनी है। तो इससे क्या होगा कि हमें जो बहुत सारे केसेस मिलते हैं, फेक केसेस मिलते हैं, कई सारे जो डर होते हैं बच्चों को साथ में रहकर, उन सबसे उन्हें एक तरीके की आजादी भी प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि इसमें जो LGBTQI समुदाय है उसको शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ये जो विधेयक है ये अमान्यीकरण विवाह और लिव इन से संबंधित जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त करता है, यानी उन्हें लीगल चाइल्ड की मान्यता ये कानून आपका देता है। दूसरा, जो कुछ विवाह प्रथाएं हैं उनका अपराधीकरण कर दिया गया है, जैसे कि निकाह हलाला जो है आपका, और आपका 3 तलाक, इन दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है इस कानून के जरिए। इसके साथ साथ ही जो द्विविवाह है, यानी कि आपकी जो बायगैमी है और पॉलीगैमी है, यानी कि बहुविवाह और द्विविवाह, दोनों को बंद कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है दोनों पर। दूसरा, उत्तराधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि बेटा और बेटी, यानी संतान आपकी कुछ भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को ही संपत्ति में समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। तो ये थी आपकी यूसीसी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो अब हम ये जानेंगे कि यूसीसी के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो यूसीसी के पक्ष में जो पहला तर्क है वो है आपका कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उसके आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि जो राज्य है वो नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करे। तो इसको आधार बनाते हुए यूसीसी को लागू किया गया है। दूसरा है कि यूसीसी लागू करने से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये कानून समान रूप से सब पे लागू होगा, इसमें धर्म, जाति, उसकी लिंग, किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसा कानून होगा, या आप कह सकते हो 1 नेशन 1 लॉ। दूसरा है आपका, इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा आपकी महिलाओं को। यूसीसी की जो कमेटी है उसका एक कहना भी है कि ये आधी आबादी का पूरा कानून है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है कई सारे समुदायों में, अलग अलग प्रकार के लॉज हैं। तो इससे क्या होगा कि महिला जो अधिकार है उसको बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये क्या करता है, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाता है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं उसको इजी बनाएगा, और जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करने का काम भी ये लॉ आपका करता है। अब बात करते हैं कि इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं यूसीसी के, कि इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इससे जो पहली दिक्कत है वो है आपकी जो विविधता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, और जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करी है तो उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और यूसीसी लागू करने से ऐसा मानना है कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है वो कमजोर हो जाएगी आपकी। दूसरा है, समुदायों के बीच जो आम सहमति है उसका अभाव है, क्योंकि सभी समुदाय एक कानून को मानने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक अशांति और प्रतिरोध पैदा होने की संभावना है। आने वाले 1 साल में हमें यूसीसी के अच्छे बुरे दोनों ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।